क्या आप सभी को पता है कि इंडिया में टोटल कितने लेबर लॉज हैं और कौन सा लॉ कब कहाँ एप्लीकेबल होता है? ये तो कोई भी आंसर नहीं कर सकता कि टोटल इंडिया में कितने लॉज और कितने एक्ट्स एप्लीकेबल हैं। लेकिन आज हम कुछ ऐसे मेजर एक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो हर एम्प्लॉय को पता होने चाहिए। चाहे आप एक फ्रेशी हैं या आप बहुत टाइम से किसी भी कंपनी में, चाहे आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या आप चाहे लेबर वर्क ही क्यों ना कर रहे हो, हर किसी के लिए अपने गवर्नमेंट ने अलग-अलग एक्ट्स और अलग-अलग लॉज बनाए हुए हैं। तो आज हम उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। सो हे एवरीवन, माय नेम इज़ सोनी गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ टेक्साज, where we share all the financial, secretarial and legal updates. So make sure you subscribe our channel and hit the bell icon that you don't miss on any update. तो आज हम बात करने वाले हैं कंप्लायंसेस अंडर लेबर लॉज के बारे में कि लेबर लॉज क्या होते हैं और कौन-कौन से लॉज हैं जो इंडिया में अप्लाई हो रखे हैं, कौन सा लॉ कब कहाँ एप्लीकेबल होता है और क्यों एप्लीकेबल होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लेबर लॉज होते क्या हैं। लेबर लॉज बेसिकली ऐसे एक्ट्स या लॉज हैं जो इंडिया में अप्लाई होते हैं। ये कुछ एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स की रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए, कुछ डिस्प्यूट्स को कम करने के लिए बनाए गए हैं। पहले ये जो लॉज थे वो इंडिया में सिर्फ स्टेट लेवल पर ही स्टार्ट हुए थे, देन उसके बाद फेडरल लेवल पे एंड अब तो सेंट्रल लेवल पर भी बहुत लॉज हैं, बहुत एक्ट्स हैं और बहुत स्ट्रिक्टली इनको एग्जीक्यूट किया गया है। अगर हम पास्ट से प्रेजेंट में देखें तो 1926 से पहले की अगर हम बात करें तो उस टाइम पर कोई भी लॉज नहीं थे, लेकिन 1926 से 1950 में कुछ लॉज बने और एग्जीक्यूट हुए, लेकिन वो स्टेट लेवल पर हुए। देन 1950 से 1980 तक जो लॉज थे वो स्टेट लेवल से बढ़ के फेडरल लेवल तक गए और फेडरल लेवल तक एग्जीक्यूट हुए। देन 1980 से अगर हम अब प्रेजेंट तक की बात करें तो बहुत सारे लॉज जो है वो सेंट्रल लेवल तक आ चुके हैं और सेंट्रल लेवल पर बहुत स्ट्रिक्टली इन लॉज को एनफोर्स किया गया है। अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें कि लेबर लॉज क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं, तो सबसे मोस्टली तो इसीलिए इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप को इम्प्रूव करते हैं और जो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होते हैं उनको बहुत मिनिमाइज कर दिया है लेबर लॉज ने। और ये किस लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये लेबर अनरेस्ट को कम करते हैं कि अगर कोई भी लेबर है, अगर उसका वर्किंग आवर्स 6 आवर्स या 7 आवर्स अगर उसके वर्किंग आवर्स है, 10 आवर अगर वर्किंग आवर्स है, तो उससे हम 12-14 आवर्स नहीं काम करा सकते। अगर हम करवा रहे हैं तो देन वी नीड टू प्रोवाइड देम प्रॉपर ओवरटाइम वेजेस। देन उसके बाद लेबर लॉज के आने से एक जॉब सिक्योरिटी आ गई है और इससे कॉन्फ्लिक्ट्स, डिस्प्यूट्स, जो भी स्ट्राइक्स वगैरह जो होते थे वो भी बहुत कम हो गए हैं। ये कुछ लेबर लॉज है जो इंडिया में अप्लाई हो चुके हैं, जैसे ट्रेड यूनियंस एक्ट इन 1926 में बना था। देन इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट मेनली वही डिस्प्यूट्स को कम करने के लिए बनाया गया है। देन पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में क्या आता है कि आप जो भी सैलरी जो है वो 7 से पहले एम्प्लॉय को मिल जानी चाहिए। देन पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट कि आपको हर ईयर आपको एक बोनस मिलना चाहिए। उसके बारे में अभी हम सब आगे बात करेंगे कि कितना मिलना चाहिए और कैसे-कैसे मिलना चाहिए। देन फैक्ट्रीज़ एक्ट आ गया, आपका माइंस एंड मिनरल्स एक्ट आ गया, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट फीमेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें आपको 26 वीक्स की प्रॉपर लीव मिलती है। देन अगर आपका ईएसआई डिडक्ट होता है, ईएसआई मीन्स एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, अगर वो आपका डिडक्ट हो रहा है और उसमें आपका कंट्रीब्यूशन है तो पूरा आपका खर्चा जो है वो ईएसआई की तरफ से होगा। लेकिन अगर आपका ईएसआई में नहीं है आप, तो आपका एम्प्लॉयर की तरफ से, एम्प्लॉयर ही पूरा खर्चा उठाएगा। देन इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट में आ जाता है कि अगर आप सेम काम कोई मैन और वुमेन कर रहे हैं तो आप उसको फीमेल मेल के बेसिस पर या कलर के बेसिस पर, किसी भी बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करके उनको इक्वल रेम्यूनरेट किया जाए। देन पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट कि अगर आप किसी भी कंपनी के साथ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ 5 ईयर से ज़्यादा काम कर चुके हैं, तो आप ग्रेच्युटी के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ मेजर एक्ट्स के बारे में जो हर एम्प्लॉय को पता होनी ही चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं ईपीएफ के बारे में। ईपीएफ होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। इसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है और ये अप्लाई किन-किन पर होता है, कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन, फर्म, फैक्ट्री, एस्टेब्लिशमेंट कुछ भी है, कोई भी कंपनी है, उसमें अगर किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर 20 या 20 से ज़्यादा
पर्सन्स एम्प्लॉयड हो गए, देन उस ऑर्गेनाइजेशन में ईपीएफ अप्लाई हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन अगर किसी एस्टेब्लिशमेंट में अगर 20 से कम लोग एम्प्लॉयड हैं, तो अगर एम्प्लॉयर चाहता है तो देन उसमें भी वो अप्लाई हो सकता है। इसका मेनली पर्पस यही है कि एक ये फैमिली पेंशन की तरह काम करता है कि अगर सर्विस प्रोवाइड करते टाइम उसकी डेथ हो जाती है, तो फैमिली को एक पेंशन मिलती रहती है इससे। इसमें डिडक्शन कितना होता है? 12% जो है वो एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट होता है। इसमें बेसिक सैलरी और डीए को ऐड करके उसका 12% एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट होता है, और 12% ही एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है इसमें। एम्प्लॉयर 12% के साथ साथ 1% एडमिन चार्जेस वगैरह जो होते हैं वो भी जाता है, तो एम्प्लॉयर का 13% जाता है कॉन्ट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय का 12%। कंपल्सरी कब कब होता है? अगर किसी भी एम्प्लॉय की 15,000 अगर किसी की भी सैलरी है तो उस पर तो कंपल्सरी है ही कि 15,000 तक तो आपको करना ही करना है। लेकिन अगर 15,000 से ज़्यादा किसी की सैलरी है और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय ठीक है, उनका आपसी डिस्कशन करके वो वो एग्री होते हैं कि वो जैसे अगर किसी की 18,000 सैलरी है एंड एम्प्लॉय एग्री कि वो ठीक है 18,000 पर पूरा डिपॉजिट करवाना चाहते हैं, तो देन वो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस के बारे में, ईएसआई एक्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट होता है। ईएसआई एक्ट में भी अगर आप किसी भी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन में 10 या 10 से ज़्यादा लोग किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर एम्प्लॉयड हो जाते हैं, तो देन वो फर्म भी ईएसआई के लिए एप्लीकेबल हो जाती है। किसी किसी स्टेट में इसका क्राइटेरिया 20% का है कि अगर 20% एम्प्लॉयड हो जाते हैं देन ईएसआई एप्लीकेबल है। तो ये स्टेट टू स्टेट कुछ करता है, डिफर करता है। ये जो है एक कंप्लीट मेडिकल केयर देता है इंडिविजुअल को, इंडिविजुअल के साथ साथ उसकी फैमिली को भी। लेकिन और इंडिविजुअल को एक और फायदा मिलता है इससे, ये आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की तरह भी काम करता है इंडिविजुअल के लिए। फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस, और इंडिविजुअल के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लस एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। लिमिट इसकी क्या है? कोई भी एम्प्लॉई है अगर उसकी सैलरी 21,000 से कम है तो वो ईएसआई के अंडर आता है। और इसमें डिडक्शन कितना होता है? सैलरी से 0.75% डिडक्ट होता है एम्प्लॉय की सैलरी से, और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इसमें रहता है 3.25%। तो टोटल करके 4% ये वेजेस का आपका ईएसआई में जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के बारे में। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट जो है ये सब पर एप्लीकेबल होता है, चाहे कोई भी कंपनी हो, कितने भी एम्प्लॉयज़ हों, कहीं पर भी हो, किसी भी स्टेट में हो, सब पर अप्लाई होता है ये। और इसके अंडर क्या, इसका पर्पस क्या होता है कि 7th से पहले जो है सैलरी डिसबर्स हो जानी चाहिए। हर एम्प्लॉयर जो है उसको 7 से पहले सैलरी पे कर देनी चाहिए। और इस एक्ट के अंदर एक और चीज़ कवर होती है कि ये जो है डिडक्शंस आती है इस एक्ट के अंदर, कि आप कोई भी अननेसेसरी डिडक्शंस नहीं कर सकते। अगर आप ईपीएफ में एप्लीकेबल है तो आप ईपीएफ का डिडक्शन करेंगे, ईएसआई में एप्लीकेबल है तो ईएसआई का डिडक्शन करेंगे। ठीक है, अगर आप प्रोफेशनल टैक्स में नहीं है एप्लीकेबल तो प्रोफेशनल टैक्स आप नहीं डिडक्ट करेंगे। तो इसमें आता है कि अननेसेसरी आप कोई डिडक्शंस नहीं करेंगे, अगर जो डिडक्शन है वही डिडक्शन होनी चाहिए, बाकी कोई भी अननेसेसरी डिडक्शन नहीं होनी चाहिए। ये जो पॉलिसी है मेनली उन इंडिविजुअल्स के लिए जो 24,000 से कम जिनकी सैलरी रहती है मंथली। नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट के बारे में। ये एक्ट भी पूरे इंडिया पर अप्लाई होता है। इसका मोटिव जो है वो यही है कि जो रेम्यूनरेशन है वो सबको इक्वली मिलना चाहिए, कि किसी भी बेसिस पर रेम्यूनरेशन में अनइक्वली नहीं जाना चाहिए। अब कोई मैन है और वुमेन है, सेम दोनों अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं, दोनों की सेम क्वालिफिकेशन है और सेम वर्क कर रहे हैं, और मेल को आप 15,000 वुमेन को 12,000 दे रहे हैं तो नहीं चलेगा। जब वुमेन को 15,000 दे रहे हैं और मेल को सेम काम के लिए 12,000 दे रहे हैं तो ये भी नहीं चलेगा। इक्वल रेम्यूनरेशन होना चाहिए। और ये एक्ट क्यों अप्लाई किया गया था? ये मेनली इसीलिए अप्लाई किया गया था क्योंकि जो वुमेन्स के साथ पहले बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था। सेम काम के लिए वुमेन को कम पे करता था, मेन को ज़्यादा पे किया जाता था, तो इसलिए ये एक्ट अप्लाई हुआ था। और इसमें अगर किसी भी एम्प्लॉयर ने रेम्यूनरेशन इक्वली नहीं दिया है तो इसमें आपको पेनल्टीज़ भी आ सकती हैं। पेनल्टी मिनिमम आपकी 10,000 रुपीज़ की, और ये पेनल्टी मैक्सिमाइज होकर 20,000 तक जा सकती है, या आपको जेल हो सकती है 3 महीने से लेकर के 1 साल तक की, या आपको दोनों हो सकता है कि आपके ऊपर पेनल्टी भी लगेगी, आपको पे भी करना पड़ेगा और आपको जेल भी जाना पड़ेगा।
नेक्स्ट हम बात करते हैं मिनिमम वेजेस एक्ट के बारे में। इस एक्ट में क्या आता है कि कम से कम आपको इतनी, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है मिनिमम वेजेस, कि कम से कम इतनी सैलरी तो देनी ही पड़ेगी। और ये भी स्टेट टू स्टेट डिफर करता है कि आप कौन से स्टेट में है, तो ये स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। इसमें ये जो है एक्ट, ये भी पूरे इंडिया में अप्लाई होता है। और इसमें अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट में, आपने 1000 से ज़्यादा पर्सन एम्प्लॉयड हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो देन आप पे एप्लीकेबल हो जाता है। इसका मेनली पर्पस यही है कि ये जितने भी वर्कर्स हैं सबको मिनिमम वेजेस मिलने ही चाहिए। और ये उन एम्प्लॉयज़ पर नहीं अप्लाई होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ या फेडरल रेलवेज के साथ काम करते हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एग्री करे तो ही ये उन ऊपर अप्लाई होगा, नहीं तो ये उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट हम बात करते हैं बोनस एक्ट के बारे में। बोनस जो है, ये बोनस एक्ट उन ऑर्गेनाइजेशंस पर अप्लाई होता है जिसमें 20 या 20 से ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं, ठीक है। और ये स्टैट बोनस जो है वो कंपलसरी होता है हर किसी के लिए जहाँ पे 20 या 20 से ज़्यादा वर्कमैन होते हैं, ठीक है। इसका प्राइमरी पर्पस यही होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट का जो एक पोर्शन है, जो भी पोर्शन है, वो एम्प्लॉयज़ को भी मिलना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉयज़ का भी उसमें बहुत कंट्रीब्यूशन होता है। तो इसमें जो है इसकी जो लोअर लिमिट है वो 8.33% है, लेकिन अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल है, वो बहुत प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो ये लिमिट जो है 8.33 से बढ़कर आपका 20% तक भी जा सकता है। देन आता है हमारा ग्रेचुइटी एक्ट। ग्रेचुइटी एक्ट में वही कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपने 5 या 5 साल से ज़्यादा काम किया है, तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। ये हर फैक्ट्री, माइन, कंपनी सब पर अप्लाई होता है जहाँ 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ वर्क कर रहे होते हैं। ग्रेच्युटी जो है वो एम्प्लॉय को, जो इसका जो पूरा कंट्रीब्यूशन है ये एम्प्लॉयर की तरफ से होता है। एम्प्लॉय का इसमें कोई भी, एम्प्लॉय की सैलरी से कोई भी डिडक्शन नहीं होता है इसके लिए, या कोई भी एम्प्लॉय की तरफ से कंट्रीब्यूशन नहीं होता। ये पूरा का पूरा एम्प्लॉयर ही प्रोवाइड करता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये ग्रेच्युटी जो है ये एक मतलब कि बेनिफिट प्लान की तरह देखी जा सकती है, जो रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉय की बहुत इससे हेल्प होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। ये जो एक्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एम्प्लॉय के राइट्स के लिए बनाई गई है, ताकि उनके राइट्स को अच्छे से अप्लाई, उनके राइट्स का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट अप्लाई किया गया है। ये एक्ट जो है ये भी हर जगह अप्लाई होता है, चाहे कितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, चाहे 10 हैं, 10 से कम हैं, 10 से ज़्यादा हैं, कितने भी काम कर रहे हैं, चाहे आप कोई कंपनी है, कोई कॉन्ट्रैक्टर हैं, या आप कोई भी कंपनी, फैक्ट्री, कुछ भी है, आपके ऊपर शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट अप्लाई होगा। चाहे आप शॉप ही क्यों नहीं चला रहे, तब भी अप्लाई होगा। ये जो एक्ट है ये बना ही इसलिए ताकि एम्प्लॉइज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, कोई भी इनको तोड़े, इनके राइट्स को इस एक्ट के अंदर बेसिकली क्या कवर होता है कि जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको प्रॉपर हॉलीडेज़ मिलने चाहिए, कि उनको जो लीव्स हैं वो उनको प्रॉपर मिलनी चाहिए। पेड लीव्स हैं, चाहे कैजुअल लीव है, चाहे सिक लीव है, उनको प्रोवाइड की जानी चाहिए। नेक्स्ट कि उनको वेजेस जो हैं उनको प्रॉपर मिलने चाहिए, उनके वर्किंग आवर्स प्रॉपर होने चाहिए। अगर आपके 10 आवर उनके वर्किंग आवर्स है तो 10 आवर ही काम कराएँ, अगर 10 से ज़्यादा काम हो रहा है तो देन आपको ओवरटाइम प्रॉपर उनको देना पड़ेगा। और इसका भी जो क्राइटेरिया है वो स्टेट टू स्टेट डिफ़र करता है, कि ये स्टेट टू स्टेट इसके राइट्स अलग-अलग होते हैं, तो आप ये चेक कर सकते हैं अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग। अब हम देख लेते हैं कुछ रिक्वायरमेंट, जैसे कि फैक्ट्रीज़ एक्ट है, तो इसमें फैक्ट्रीज़ एक्ट में क्या है कि प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, कि आप किसी डेंजरस मशीन वगैरह पे काम कर रहे हो, ओवरटाइम वेजेस आपको मिलने चाहिए, कैंटीन, वॉशरूम एटसेट्रा की जो है प्रॉपर इनको फैसिलिटी होनी चाहिए। देन वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में क्या आता है कि जो अगर किसी वर्कर का एक्सीडेंट हो जाता है तो उनको कंपनसेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। देन ईएसआई में हम बात कर ही चुके हैं, ईएसआई में एक प्रॉपर कंट्रीब्यूशन जाता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की साइड से। देन कॉन्ट्रैक्ट लेबर में कि वर्किंग कंडीशंस जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, उनको पूरी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर की, कैंटीन की, वॉशरूम्स की, ठीक है। इक्वल रेम्यूनरेशन में कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी बिहाफ पर। देन मिनिमम वेजेस में कि कम से कम इतनी सैलरी तो देनी ही चाहिए। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में कि पेमेंट
बिना किसी डिडक्शन के 7 से पहले सबको सैलरी मिल जानी चाहिए। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो से बहुत हेल्प मिली होगी। ये जो था एक सारी एक्ट्स का समराइज़्ड था। अगर आपको जैसे ईएसआई, ईपीएफ, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट या और भी किसी एक्ट के बारे में अगर डिटेल में जानना है तो आप इसके लिए हमारे चैनल पर और भी वीडियोज़ दी गई हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।